तो हम लोग बात करने वाले थे केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों पर, और प्रशासनिक संबंधों पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा कि कुछ कानून बनाने की ताकत किसे है? सेंट्रल लेजिस्लेचर को, और कुछ कानून बनाने की ताकत स्टेट के लेजिस्लेचर को है, और कुछ कानून बनाने की ताकत दोनों को है। और फिर सूचियों से अलग हटें तो अवशिष्ट विषय आ जाते हैं, और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की ताकत किसको है? केंद्र को। यानी काम बटा हुआ है। ठीक है, कानून बनाना ये विधायिका का काम है, कानून का पालन हुआ या नहीं हुआ ये देखना न्यायपालिका का काम है, और शेष जो कुछ बचा वो सब कार्यपालिका का काम है। जब हम एलएलबी करते थे तो हमारे सामने ये बड़ी समस्या रहती थी कि आखिर न्यायिक कार्य इसका क्या मतलब है, आखिर विधायी कार्य इसका क्या मतलब है, और कार्यपालिकी कृत्य ये किसे कहे, समझ में ही नहीं आता था। और बड़े सिंपल उदाहरण से बात को समझना चाहिए। कोई भी काम करना है तो सवाल है कि उस काम को करने का हक किससे है, ये तो तय करना पड़ेगा, नहीं तो सारे करना शुरू कर देंगे, और सारे काम करेंगे तो काम भले ठीक है होगा या नहीं होगा ये तो पता नहीं, भले ही हो भी जाए, लेकिन अगर हो भी गया तो बाई चांस हो जाएगा। अन्यथा जब सब काम करने का प्रयास करेंगे तो काम तो होना ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्था ये फैलेगी। इसलिए काम करने का हक ये देने का काम, अगर बिल्कुल साधारण भाषा में हम ठीक है स्टेट के जो 3 अंग हैं उनकी भूमिका को समझने का प्रयत्न करें तो बिल्कुल साधारण भाषा में और बिल्कुल साधारण उदाहरण के साथ इस प्रकार समझा जा सकता है कि विधायिका ये बताएगी कि काम करने का हक ये किसे होगा, ठीक है ना, और विस वर्षा रहेगा। यानी अगर आपको काम करने का हक नहीं है तो आप काम नहीं करोगे, ठीक है ना, आपको काम करने का हक नहीं है तो आप काम नहीं करोगे, क्योंकि व्हेन you don't have any right to do a particular work, फिर भी अगर आप उस काम को कर रहे हो तो आप काम नहीं कर रहे, आप अनाधिकृत ठीक है कृत्य कर रहे हो, काम नहीं कर रहे। काम अपने में एक पॉजिटिव बात है, और काम अधिकार प्राप्त व्यक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है ना, काम करने की दूसरी कोई दशा हो ही नहीं सकती, ठीक है। काम का ये संपूर्ण अर्थान्वयन है, ये इस शब्द का सही अर्थान्वयन है कि आपको हक होना चाहिए, ठीक है। तो हक देने का काम ये विधायिका का है, विधायिका तय करेगी कि काम कैसे किया जाए। हां ये ठीक है कि हमने कहा कि तुम काम करोगे, और काम करने में तुम्हें जिन जिन बातों को करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि काम ऐसे तो नहीं हो जाएगा, किसी भी काम को करने में बहुत सारी बातों को करने की जरूरत पड़ेगी। उन बातों को करने के संबंध में हमने तुम्हें निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया कि इस काम को करते समय जिन बातों को करने की जरूरत पड़े उन बातों को किस ढंग से किया जाए, ठीक है, क्योंकि जिन बातों को करने की जरूरत पड़ेगी उन्हें भी करने के अनेकों ढंग हो सकते हैं, और हर बार अगर आप नया ढंग अपनाएंगे तो एक तो ठीक है काम के ढंग के प्रत्येक बार नवीन चुनाव के कारण गलत ढंग के चुनाव का खतरा रहेगा, और दूसरा तुम्हारी ओर से मनमानी हो जाए इसकी संभावना रहेगी।
क्योंकि तुम, ठीक है, कोई भी ढंग अपना लोगे और बाद में कह दोगे हम यही ढंग अपनाना चाहते थे, और वो अगर तुम्हारे अपने अनुकूल नहीं पड़ा तो तुम किसी भी ढंग से काम करने का ढंग किसी भी समय बदल दोगे और फिर यही तय हो जाएगा। इसलिए विधायिका ये कहती तुम्हें निश्चित करने का हक होगा कि जो काम करने में, ठीक है, जिन कामों को करने की जरूरत पड़े उनके संबंध में निर्णय लेने का हक तुम्हें होगा, लेकिन निर्णय पहले लोगे, ठीक है, निर्णय। और इसी को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहा जाता है। आपको काम करने का हक विधायिका ने दे दिया, उन कामों को करने के लिए जिन कामों को करने की जरूरत है उन कामों को करने के संबंध में, ठीक है, यह निर्णय लेने का हक कि वे काम किस ढंग से किए जाएंगे आपको अधिकृत कर दिया। और काम करने के ढंग के बारे में जो आप निर्णय लेते हैं, उस ढंग के बारे में जो आपका निर्णय है उसे प्रत्यायोजित विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ये नाम दिया जाता है। और आपसे अपेक्षा की जाती है कि काम जो आपको सौंपा गया उसे करने के लिए जिन कामों को करने की जरूरत है उन कामों को करने का ढंग आप पहले निर्धारित करो और फिर उस ढंग से काम करो। और फिर जब ढंग आप निर्धारित करते हो उसी को नियम, रूल्स, बायलॉज, नोटिफिकेशन, ऑर्डर्स ये सब बोला जाता है, ठीक है ना। और ये कानून माने जाएंगे, ठीक है, विधायिका के आदेश के आधार पर निर्मित होने के या विधायिका के द्वारा दिए गए प्राधिकार के आधार पर निर्मित होने के कारण से ये क्या माना जाएगा, कानून। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का विषय है, ठीक है ना। अब यह भी हो सकता है कि लेजिस्लेचर ने आपसे कहा कि आप अमुक काम करोगे और कुछ नहीं कहा, ठीक है, बस इतना कहा कि आपको अमुक काम करने का हक होगा, बाकी कुछ नहीं कहा। अब सवाल यह है, अमुक काम को करने में अन्य बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। अब हम क्या करें? अमुक काम हमें करना है, ये लेजिस्लेचर ने कहा है, ठीक है। और लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएशन है, हम भी कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिएशन है, यानी एग्जीक्यूटिव भी कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएशन है और लेजिस्लेचर भी कॉन्स्टिट्यूशन का क्रिएशन है। कॉन्स्टिट्यूशन जिससे जो कह रहा है उसे वो करना होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव से ये कह रहा है कि अगर लेजिस्लेचर ने तुम्हें कुछ करने का हक दिया तो यू आर बाउंड टू डू दैट, आपको वो करना ही होगा। और उसे करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम कुछ और कामों को करें, और उन कामों को करने का हक या ढंग लेजिस्लेचर ने नहीं बताया। ये नहीं कहा कि वे काम करने का हक भी आपको होगा, और न ही ये कहा कि उन कामों को करने का ढंग आप स्वयं निर्धारित कर लीजिए, ये भी नहीं कहा। लेकिन एक सीधी सी बात है, जब हमने आपसे कह दिया कि आप अमुक काम करोगे तो यह समझा जाना चाहिए कि हमने इसमें यह कह दिया कि आप इस काम को करने के लिए जो कुछ जरूरी हो वो भी करोगे, भले ही हमने एक्सप्रेस नहीं कहा, अभिव्यक्त रूप से नहीं कहा। लेकिन अभिव्यक्त नहीं कहा तो अगर लेजिस्लेचर ने एग्जीक्यूटिव को किसी काम को करने का ढंग, ठीक है, निर्धारित किए बिना, ठीक है ना, काम करने का हक ये दे दिया, तो लेजिस्लेचर ये करती है कि उस काम को करने के लिए, ठीक है, जो काम जरूरी है उन्हें करने का हक भी धारण कर लेती है, और साथ ही उन्हें उन कामों को करने का ढंग निर्धारित करने का हक यह भी हासिल कर लेती है। और अब लेजिस्लेचर, ठीक है, जब ऐसे कानून के माध्यम से एग्जीक्यूटिव को सशक्त कर रही, अधिकृत कर रही, तो एग्जीक्यूटिव यानी सरकार उस काम को करने के लिए जो जरूरी काम है उनको करने के लिए अपने को शक्ति संपन्न बनाती है, ठीक है ना। और उस काम को करने के लिए जिन कामों को करना जरूरी है उनको करने का ढंग भी निर्धारित करती है, और इसके लिए वो जिस टेक्निक का उपयोग करती है या इसके लिए वो जो आदेश जारी करती है उसी को तुम गवर्नमेंट ऑर्डर, शासनादेश ये कहते हो, ठीक है ना। यानी लेजिस्लेचर के कानून में
अगर कार्यपालिका या सरकार को अधिकृत किया गया है किसी काम को करने के लिए, लेकिन उस काम को करने के लिए जो काम जरूरी है, न तो उन कामों को करने का ढंग निर्धारित करने का और न उन कामों को करने का अभिव्यक्त प्राधिकार ये संबंधित विधि में दिया गया है, तो भी एग्जीक्यूटिव को वो प्राधिकार होगा और एग्जीक्यूटिव वो प्राधिकार इस्तेमाल कर सकेगी। लेकिन तब एग्जीक्यूटिव उस प्राधिकार को इस्तेमाल करने के लिए जो आदेश जारी करेगी उसका नाम नियम, विनियम, घोषणा ये नहीं होगा। तब उसका नाम क्या होगा? जीओ, गवर्नमेंट ऑर्डर या प्रशासनिक आदेश। ठीक है, और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कानून है, ठीक है ना, और प्रशासनिक आदेश कानून नहीं है। ठीक है, चूंकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कानून है, इसलिए अगर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का वायलेशन आपने किया तो कानूनी, ठीक है, अनुतोष यह प्राप्त करने का हक उस काम से प्रभावित व्यक्ति को मिल जाएगा। ठीक है, उस काम से विपरीत रूप से प्रभावित व्यक्ति को मिलेगा। लेकिन अगर शासनादेश का उल्लंघन हुआ है तो जिसने उल्लंघन किया उसे विधि अनुसार कोई दंड नहीं दिया जा सकता, बल्कि उसके खिलाफ क्या होगा? अनुशासनात्मक कार्यवाही, और उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। ठीक है ना, ये दोनों के बीच का फर्क है। ठीक है, यानी विधायिका काम करने का हक देती है और एग्जीक्यूटिव को काम करना है। काहे के आधार पर? विधायिका द्वारा दिए गए हक के आधार पर। हक नहीं है तो नहीं कर सकते। ठीक है, अब एक स्थिति देखेंगे। विधायिका ने किसी काम को करने के लिए कहा, उस काम को करने के लिए जो काम जरूरी है वो काम कार्यपालिका कर सकेगी, ऐसा अभिव्यक्त प्रोविजन एक्ट में नहीं है। यानी एक्ट, यानी जिसके माध्यम से विधायिका ने काम करने का हक दिया उसे एक्ट अधिनियम ही तो कहते हैं, और न ही अभिव्यक्त रूप से उस अधिनियम में प्रावधान है कि कार्यपालिका उस काम को करने के लिए जो जरूरी काम है उन्हें करने का ढंग भी निर्धारित कर सकती है। ऐसा कोई एक्सप्रेस प्रोविजन संबंधित एक्ट में नहीं है। यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की ताकत अभिव्यक्त रूप से कार्यपालिका को नहीं मिली। अब कार्यपालिका शासनादेशों के माध्यम से यह हक हासिल करेगी, यह भी हमने कहा। ठीक है, लेकिन अगर यह काम जो उस काम को जिसे विधायिका के द्वारा करना अपेक्षित किया गया है उसे करने के लिए जरूरी हो रहे हैं, लेकिन इन कामों को करने से किसी व्यक्ति का अधिकार यह प्रभावित हो रहा है, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट, कार्यपालिका फिर प्रशासनिक आदेश यानी जीओ यानी शासनादेश, इसके माध्यम से उस व्यक्ति के अधिकारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यानी इस दशा में कार्यपालिका को कानून ही बनाना होगा या कानून में संशोधन करना पड़ेगा और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की ताकत स्वयं को देनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। यानी अगर व्यक्ति के अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे, ठीक है, व्यक्तियों के अधिकार प्रभावित नहीं हो रहे और विधायिका द्वारा अधिकृत काम को करने के लिए, ठीक है, जिन कामों को करना जरूरी है उन कामों को करने के लिए और उन कामों के ढंग को निर्धारित करने के लिए कार्यपालिका ने शासनादेश यानी जीओ जारी कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति के अधिकार प्रभावित होने लगे तो फिर आप शासनादेशों के माध्यम से, ठीक है, व्यक्तियों के अधिकारों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं कर सकते। उसके लिए आपको विधायिका में ही प्रस्ताव लाना पड़ेगा। यही स्थिति हम लोगों ने देखी थी सीआरपीसी में। जब वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे कि पुरानी आईपीसी का जो सेक्शन 506 था आपराधिक अभित्रास से संबंधित,
ठीक है, वो सीआरपीसी जो पुरानी वाली है उसकी फर्स्ट शेड्यूल में कैसे वर्णित है, जमानती और असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल के रूप में दर्ज है। और यूपी एग्जीक्यूटिव ने, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट का विषय ना प्रक्रिया विधियां, तो यूपी लेजिस्लेचर ने क्या किया था, शासनादेश के माध्यम से उसको क्या किया था, आपका संज्ञेय और अजमानती बना दिया था। 506 में 2 सबसेक्शन थे, 506(1) और 506(2). 506(1) में 2 साल सजा थी और 506(2) में 7 साल थी। तो 506 सबसेक्शन 2 को उन्होंने कैसा बना दिया था, संज्ञेय और अजमानती। जब मसला हाईकोर्ट गया था तो उच्च न्यायालय ने कहा था कि आप शासनादेश के माध्यम से विधि को इस प्रकार प्रभावित नहीं कर सकते कि व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ठीक है, शासनादेश के माध्यम से अन्य व्यवस्थाएं की जा सकती है जहां पर ठीक है, व्यक्तियों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, वहां किया जा सकता है। जैसे नए जिले का निर्माण करना है, ठीक है, तो नए जिले का निर्माण एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से शासनादेश के आधार पर हो सकता है, उससे किसी व्यक्ति के अधिकार थोड़े प्रभावित हो रहे हैं। नाम परिवर्तित करना है, कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई नई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी स्थापित करनी है, कर सकते हैं आप, क्योंकि उस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी स्थापित कर रहे किसी व्यक्ति के अधिकारों को तो प्रभावित नहीं कर रहा। लेकिन जहां व्यक्ति के अधिकार प्रभावित होंगे वहां आप शासनादेशों के माध्यम से कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आपको कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो विधायिका काम करने का हक देती है, कार्यपालिका काम करती है और काम करने के लिए जो कुछ जरूरी है वो सब भी करती है। और न्यायपालिका ये देखती है कि जिस काम का हक आपको दिया गया क्या वही किया। जरूरी थोड़ा ही है कि तुम्हें जिस काम का हक दिया गया तुम वही करोगे। ठीक है ना। काम करने के लिए जो कुछ जरूरी था क्या सिर्फ वही किया, उसके अलावा तो कुछ नहीं किया। ठीक है ना। और काम करने के लिए जो कुछ जरूरी था उस जरूरी को करने के लिए, ठीक है, जिस ढंग को अपनाना जरूरी था वो ढंग क्या न्यायोचित ढंग से चुना गया। ठीक है, यानी वो क्या एक सम्यक ढंग कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी ढंग से आप काम को नहीं करोगे। बोले परीक्षा पास करनी, नकल करके पास कर लेंगे, कैसे कर लोगे तुम। ठीक है, क्या वो ठीक ढंग से किया गया, ढंग का चुनाव ठीक था। और ढंग का चुनाव जिस ढंग से होना चाहिए था, यानी शासनादेश के माध्यम से होना चाहिए था या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के माध्यम से होना चाहिए था, क्या वो चुनाव का ढंग ठीक है, इस सबको परीक्षित करने का काम किसका है, न्यायपालिका का। ये काम अलग अलग है। ठीक है, और चूंकि काम होता देर तक है, ठीक है, काम लंबे समय तक होता है और काम करने के लिए बहुत सारे हाथों की जरूरत होती है, काम करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है। और हमेशा काम गलत हो यह भी नहीं होता, गलत कभी कभी होता है। इसलिए आपको सरकार बहुत ताकत में दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि उसके पास हाथ बहुत ज्यादा है, उसे काम करने हैं ना। ठीक है, उसके पास संसाधन बहुत ज्यादा है, उसके पास कर्मचारी बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन काम उसका सिर्फ करने तक सब सीमित है और न्यायपालिका का काम यह देखने तक सीमित है कि जो कुछ आपने तय किया था वही किया है, उससे अलग तो नहीं हटे। और चूंकि न्यायपालिका का काम कम है इसलिए न्यायपालिका के पास संसाधन कम है, न्यायपालिका के पास कर्मचारी कम है, न्यायपालिका के पास न्यायिक अधिकारी कम है। ठीक है, लेकिन वे सरकार के बराबर फुटिंग पर हैं, उनसे ऊंचे नहीं, उनसे ऊपर नहीं। ठीक है, उनका अलग काम है, इनका अलग काम है। विधायिका, ठीक है, यानी लेजिस्लेचर, उसके भी कर्मचारी कम है, लेकिन है विधायिका के कर्मचारी और सरकार के कर्मचारी एक नहीं है। आपने देखा था विधायिका के कर्मचारी वृंद, न्यायालय के कर्मचारी वृंद, ठीक है ना, दोनों अलग अलग है, लेकिन वो चूंकि कम है क्योंकि उनका काम ही कम है।
ठीक है, लेजिस्लेचर के सदस्य निश्चित हैं, लेकिन वे न कार्यपालिका से बड़े हैं न छोटे हैं, कुछ भी नहीं, बराबर है। ठीक है, उनका अपना काम है, इनका अपना काम है, ये व्यवस्था है। अच्छा, अब इसमें काम करने का ढंग ये निर्धारित कौन करेगा? लेजिस्लेचर, विधायिका। ठीक है, और विधायिकाएं क्योंकि हमने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया तो दो स्तरों पर है, एक केंद्र के स्तर पर है और दूसरी राज्य के स्तर पर है। अब केंद्र कानून बनाएगा और केंद्र की कानून बनाने की जो शक्ति है वो ज्यादा विस्तृत है। आपने देखा था, वो संघ सूची पर बना सकते हैं, वो संवर्ती सूची पर भी बना सकते हैं, और संघ सूची संवर्ती सूची पर जब वो विधायन करेंगे तो उन्हें राज्य सूची का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो अवशिष्ट शक्तियां इनका भी उपयोग कर सकते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने के लिए विनियमन ये भी कर सकते हैं, वो राज्यसभा द्वारा अधिकृत किए जाने पर विधियां ये बना सकते हैं, आपातकाल हो तो बना सकते हैं, दो या अधिक राज्य के विधानमंडल प्रस्ताव पारित कर दें तो बना सकते हैं। तो उनकी जो विधायी शक्ति है वो बहुत विस्तृत है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें तो उनके कर्मचारियों की संख्या बड़ी सीमित है। बस केंद्र के कर्मचारी गिनो, जहां डाकतार में है, रेलवे उनका है, ठीक है, इनकम टैक्स उनका है, ठीक है, फैक्ट्री उनकी है, ओसीएफ अब तो वो भी नहीं रही। ठीक है, अच्छा, तो उनके कर्मचारियों की संख्या ये बेहद कम है और कानून वो बहुत ज्यादा बना रहे। अब राज्य की देखें तो राज्य कानून बहुत कम बना रहा है, लेकिन कर्मचारी उसके ज्यादा, पुलिस उनकी, ठीक है, प्रशासन उनका, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट उनका, उद्यान उनका, ठीक है, आपूर्ति विभाग उनका, आप देखो ना, जेल उनकी, कर्मचारी इनके पास ज्यादा, ठीक है, लेकिन कानून बनाने की ताकत इनकी कम। कानून वो ज्यादा बनाएंगे और कर्मचारी उनके पास कम। ठीक है ना, कर्मचारी किसके? सरकार के। ठीक है, कर्मचारी किसके? सरकार के। कानून किसका? विधायिका का। ठीक है, अब एक स्थिति ऐसी पैदा हो रही है जिसमें स्वयं संविधान को ही व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा केंद्र को अपने ही कर्मचारी तैनात करने पड़ेंगे हर काम को करने के लिए। ठीक है ना, जितनी, ठीक है, क्योंकि जहां उनकी विधायी ताकत का विस्तार है वहां उनकी कार्यपालिकी ताकत का विस्तार है। ठीक है ना, तो फिर क्योंकि कानून बनाने की ताकत उनकी ज्यादा है, वो ज्यादा कानून बनाएंगे, लेकिन उस कानून का अनुपालन ही ना हो तो फायदा क्या होगा? अनुपालन कौन कराएगा? सरकार। कानून तो हक देगा ना, आप ये करोगे, करे कौन? करेगी तो सरकार। और सरकार, प्रधानमंत्री थोड़े चले जाएंगे, सरकार तो एक व्यवस्था का नाम है। ठीक है, तो सरकार करेगी, मीनिंग देयर बाय सरकार के कर्मचारी करेंगे, और समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति करवाएंगे ऐसा माना जाएगा। तो एक तरीका बचता कि सरकार केंद्र की, क्योंकि वो कानून ज्यादा बना सकती, तो अपने बहुत सारे कर्मचारी नियुक्त करे, हर काम को करने के लिए नियुक्त करे। उसने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया तो ठीक है, आपका जो वन विभाग है वो तो राज्य का है, तो केंद्र भी अपना वन विभाग बनाए भाई, और कैसे करेंगे? और तो कोई तरीका ही नहीं। ठीक है, खेती से संबंधित उन्होंने कानून बनाया तो उनकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री तो है, लेकिन तुम खेती वाला अपना विभाग भी, जिला कृषि अधिकारी वो तो राज्य का है, तुम भी अपना जिला कृषि अधिकारी नियुक्त करो, और तो कोई तरीके नहीं बचा। ठीक है, डीजीसी या हम एडिशनल डीजीसी सारे के सारे राज्य ने नियुक्त किए हैं, और आईपीसी तो केंद्र का है, हम कहे तुम अपना लाओ जाके, हम क्या करें? ठीक है, एक व्यवस्था ये बनानी पड़ जाएगी, और यही स्थिति राज्य की। अब राज्य, उनकी व्यवस्था ज्यादा, उनके कर्मचारी ज्यादा, उनके कानून ही कम। ठीक है, तो एक घालमेल पैदा हो जाएगा, और अगर केंद्र अपने लिए सब कर्मचारियों की नियुक्तियां करे तो अननेसेसरी सबको तनख्वाह देनी पड़ेगी।
जो पैसा विकास में लगना चाहिए वो पैसा तनख्वाहों में जाएगा, पेंशन में जाएगा, वेतन में जाएगा, इस सब में जाएगा। तो ये व्यवस्था खर्चीली हो जाएगी, एक बात। निरुद्देश्य होगी, दूसरी बात। और चूंकि राज्य का नागरिक केंद्र का नागरिक भी है, क्योंकि भारत में इकहरी नागरिकता है, तो प्रत्येक नागरिक का कल्याण सोचना दोनों का काम है। तो कोई ऐसी व्यवस्था क्यों ना निर्मित कर दी जाए कि आवश्यकता अनुसार केंद्र राज्य के कर्मचारियों का उपयोग अपने नियमों को क्रियान्वित करने के लिए कर सके। ऐसी व्यवस्था अगर बना दी जाए तो मामला बन जाएगा। और बनानी किसे? संविधान को, क्योंकि संविधान ही ऊपर है। तो संविधान ने प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माण के लिए 256, 257, 258 ये 3 आर्टिकल हैं, ये इनेक्ट किए हैं। इसके अलावा भी हैं, लेकिन मुख्यतः ये 3 आर्टिकल हैं जो केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक है निश्चित करते हैं। और इसकी जो सैंक्शन है, यानी अगर इस प्रशासनिक व्यवस्था को आप नहीं मानेंगे तो जो परिणाम उत्पन्न होगा वो कहां? 365 अनुच्छेद 365 यहां उत्पन्न होगा। अनुच्छेद 365 क्या कहता है? अनुच्छेद 365 कहता है कि अगर केंद्र ने ठीक है कोई प्रशासनिक आदेश, 256 प्रशासनिक आदेश जारी का होंगे तो मुख्यतः मेनली 256, 57 और 58 में, अन्य जगह भी जारी होंगे लेकिन मुख्यतः यहीं जारी होंगे। तो 365 कहता है अगर इस संविधान में कहीं भी केंद्र को प्रशासनिक आदेश देने की ताकत दी गई और वो देते हैं और राज्य उस प्रशासनिक आदेश को नहीं मानता है, तो केंद्र के लिए यह मानना विधिपूर्ण होगा कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। और जैसे ये माना वैसे 356 इसका उपयोग हो सकता है। फिर राज्य की सरकार रहेगी ही नहीं, ठीक है, इसलिए मानना तो पड़ेगा, ठीक है ना। ये स्वयं कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है। और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत चीखते पुकारते रहेंगे कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, और फिर अखबार में एक खबर आएगी कि केंद्रीय गृह मंत्री ने एडवाइजरी जारी की है कि आप ये करेंगे, बात अगले ही दिन से ठीक है वैसे ही करना शुरू, ठीक है। जैसे ही एडवाइजरी जारी होगी, जब तक नहीं है तब तक कोई बात नहीं, जैसे ही उन्होंने एडवाइजरी जारी की फिर सब करोगे और बच रहोगे, करो कैसे नहीं, ठीक है। तो प्रशासनिक संबंध क्यों हैं, क्यों जरूरी हैं, इस पर हमने बात की। क्या है इस पर कल करेंगे बात, देखें।